चलिए हो गया, कम बात कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, हमारे पास दो, एक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हो? फ्लो ऑफ एनर्जी। या तो हमारे पास सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, उसी के कारण हमारे पास पैरामीटर्स में क्या चेंजेस आता है वही सब हम देखते हैं कि अगर इस हीट रिलीज हुआ, अब्जॉर्ब हुआ तो वर्क डन क्या होगा, और उसके बाद हमारे पास एंट्रोपी क्या होता है, यही सब देखते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, यही सब तो पढ़ते हो। अब यहां से देखना, एक और जगह हम लोग एनर्जी के फ्लो के बारे में बात करेंगे, वो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चेंजेस आएगा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। ये भी जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, ये भी तो एनर्जी का ही फ्लो है। तो एनर्जी का फ्लो दो जगह पढ़ना है, एक थर्मोडायनेमिक्स और एक हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास जो मेनली जो है तीन बातों में डिस्कस करना है, और तीन बातें क्या क्या होंगी वो थोड़ा सा देखें। इस चैप्टर में हमें तीन बातें पढ़नी है, वो तीन बातें क्या क्या होंगी वो समझना है। हमारे पास एक तो पढ़ना है कंडक्टेंस के बारे में। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? कंडक्टर। तो हम पहले सबसे पहला देखेंगे कंडक्टर, कंडक्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे उसके रिलेटेड। दूसरा अब हमारे पास है कि हमारे पास दो टाइप का सेल पढ़ना, दो टाइप की बैटरी पढ़ना है। एक होता है गैल्वेनिक सेल और एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होगा? वो जो तुम मोबाइल फोन या जितने बैटरी देखते हो, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो। जो जितनी भी बैटरीज देखते हो सब में तो मोस्टली वही होता है। तुमने अभी तक जितनी बैटरी देखा है वो सिंपली क्या करता है कि केमिकल एनर्जी जो स्टोर हुआ है उसी को क्या चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और दूसरा होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और केमिकल एनर्जी में यूज करेगा, वो भी समझेंगे। तो हमें पढ़ना है एक कंडक्टर्स के बारे में, एक हमें पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, और दूसरा हमारे पास पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और हाँ, बस इतना ही पढ़ना है, मोटा मोटी इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। हमारे पास कंडक्टर्स, कितने टाइप्स के कंडक्टर्स होंगे वो सारे चीज देखेंगे। उसमें क्या रेजिस्टेंस आता है, हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा, कंडक्टेंस आएगा, कंडक्टिविटी आएगा। आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा होगा, अगर याद हो तो। आर पढ़ा था, रेजिस्टेंस, ओम, उसके बाद रेजिस्टेंस कंडक्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस का रिसिप्रोकल उल्टा कंडक्टेंस। उसी तरह कंडक्टिविटी देखेंगे, रेजिस्टिविटी देखेंगे। याद होगा एक फार्मूला, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। याद है कुछ? चलो कुछ नहीं, जहां तक हमारे पास हो सकता है वहां तक एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला कंडक्टर के बारे में देखेंगे, फिर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है हमारे पास? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को देखेंगे हमारे पास चेंज होते इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा वो हमारे पास चेंज होगा केमिकल एनर्जी में। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करें। अच्छा, यहां से एक बात बताओ ये देखो, यहां पे अगर आपको समझ में आ रहा हो, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, हमारे पास अपने आप कौन सा चेंज होता है? कोई आइडिया कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल अपने आप में चेंज होगा या इलेक्ट्रिकल से केमिकल अपने आप में चेंज होगा? इलेक्ट्रिकल से केमिकल। मोबाइल चलाते हो, सब चलाते हो, शर्म लगता है गलत बोलते हुए?
जब मोबाइल चलाते हो तो फिर सही जवाब देना चाहिए ना। अगर मोबाइल है तो जब डिस्चार्ज होता है तो अपने आप डिस्चार्ज होता है, अरे अपने आप होता है ना। डिस्चार्ज करने के लिए तुम तो कोई फोर्स नहीं लगाओगे। अगर मोबाइल रख भी दो, यूज ना करो, मतलब जैसे घर में बैटरी तुम्हारे पास, अगर घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर को अगर यूज भी ना करो, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, डिस्चार्ज होते जाएगा, भले यूज करो ना करो। तो वो क्या हुआ कि उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा अपने आप। मगर कभी ऐसा होता है कि बैटरी रखे रखे चार्ज होगा? नहीं होगा ना। तो अगर नहीं होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपने आप नहीं चेंज होगा। यही तो है चार्जिंग प्रोसेस, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, मोबाइल चार्ज करने से में क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, और वो क्या चेंज हो जाता है केमिकल एनर्जी में जब स्टोर हो जाता है। और जब डिस्चार्ज हो जाता है तो केमिकल एनर्जी जो स्टोर था वही किस में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये अपने आप होगा और ये हमें करना पड़ेगा। और यही है हमारे पास बैटरी, जो जितने टाइप की बैटरी है उसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्लियर? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है वो तुमने कभी एग्जांपल्स देखा नहीं है। तुमने एक अच्छा, तुम लोगों तो कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, अच्छा ये बता चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म अपलोडेड है, वो देख लेना। रिएक्शन मैकेनिज्म साथ के साथ करते जाना, वो इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन भी अपलोडेड है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन साथ में करते जाना, जहां पे जो प्रॉब्लम आएगा वो पूछ लेना, वरना फिर सडनली जब ऑर्गेनिक आएगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। अब यहां से देखना, हम लोग केमिकल से इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे थे, तो ये अपने आप होता है। अब यहां से इलेक्ट्रिकल से केमिकल जो तुम लोगों ने जल्दी देखा नहीं है, तो कुछ ऐसे रिएक्शंस कभी सुना है, पानी को तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, तोड़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस कोई उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा और उसमें क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, और उसके कारण क्या हुआ, वो बॉन्ड्स टूट गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास फॉर्म होता है। तो हम लोग उसके बारे में डिटेल देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास है कंडक्टर, तो सबसे पहला हम इस टॉपिक को कवर करेंगे फर्स्ट, उसके बाद आएंगे गैल्वेनिक सेल में, तीसरा आएंगे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसके बाद 2-3 बैटरी पढ़ना है, उसके बाद हमारे पास चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहला हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? अरे बोलो कुछ, कंडक्टर सुनना तो होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ कंडक्टर्स देखो, एक तो हमारे पास है, तुमने ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर पढ़ा हुआ है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर सुना होगा। दूसरा हमारे पास है कंडक्टर कितने टाइप से चार्ज कैरी कर सकता है, तो उसमें 2 टाइप है। एक है हमारे पास जब वो मेटालिक फॉर्म में कंडक्ट करे, जैसे वायर जा रहा है, ये वायर जा रहा है तो वायर्स में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मेटालिक कंडक्टर। दूसरा आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट मतलब, अरे बता चुके ना, बोलो जैसे, अरे कौन बोल रहा था, ये बोला, सही बोल रहा, बोलो, शर्म नहीं लगता, सही बोलने में भी शर्म लगता, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोस केमिकल स्पीसीज विच कैन ब्रेक इनटू आयंस, कि ऐसा केमिकल स्पीसीज जो आयंस में ब्रेक करे वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हमारे पास रहेगा, तो जैसे अगर आपने सुना होगा कि पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मगर पानी में आप नमक डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो NaCl जो डाल रहे हो, आपने 6 क्लास में पढ़ा था, कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पढ़ा था, तो फिर याद होना चाहिए। तो उसमें आपने पढ़ा है कि वो जो NaCl डाल रहे हो वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और टूटेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो हमारे पास 2 टाइप के कंडक्टर्स होंगे, ऐसा तो नहीं लिखना पड़ेगा। कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब यहां से हमारे पास कंडक्टर जो होगा वो हमारे पास 2 टाइप्स का होगा। एक होगा हमारे पास मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक
कंडक्टर, और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक क्लियर। जो घर में वायर्स जो जा रहा है वही हो गया मेटालिक। और दूसरा कि कोई भी लिक्विड्स, कोई भी सॉल्यूशन हो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो उसमें आयंस पे ब्रेक करेगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। जैसे अगर तुम्हें यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट का मीडियम होना चाहिए। अब वो ट्रांसपोर्ट मीडियम दो थी, वो तुम्हारा 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या ट्रक है, टेम्पो है, वो तुम्हारे पास है। मगर हमारे पास क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चार्ज चाहिए। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि मेटल्स के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। उसके वैलेंस सेल में इतने इनफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो इजीली मूव कर सकते हैं, और जिसमें मूव कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो चार्ज ही तो मूव कर रहा है, और चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैरी होगा। दूसरा यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो ऐसा केमिकल स्पीसीज जो आयंस में ब्रेक करे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव मूव करे या नेगेटिव मूव करे, चार्ज ही तो मूव कर रहा है, और चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हो कंडक्ट होगा। जिसके पास कोई कैरियर नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। जैसे अगर वुड की बात करते हैं तो उसके पास कोई कैरियर नहीं है जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाए, तो वो क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। बात समझ में आया। तो कंडक्टर होने के लिए क्या चाहिए, चार्ज कैरियर चाहिए। क्लियर इतनी बात है। तो हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं मेटालिक कंडक्टर में, तो मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होगा, अभी बोले इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसमें भी बेहतर से बोलना है तो कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस फ्री इलेक्ट्रॉन आर चार्ज कैरियर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जगह वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो। और इसमें हमारे पास कौन चार्ज कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, कैटायन और एनायन को एक साथ में क्या बोल सकते हैं, आयंस बोल सकते हैं, आइस, आयंस बोले, बहुत अच्छा, हमको लगा हमारा कान बज रहा है, आइस बोल रही है। हमारे पास इसमें चार्ज कैरियर कौन सा होगा, आयंस। इन दिस आयंस आर चार्ज कैरियर। क्लियर। दूसरे पॉइंट्स पे आएंगे। यहां पे हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस कब हमारे पास होता है, अच्छा देखो यहां से रेजिस्टेंस कब अकर होता है। जैसे अगर रेजिस्टेंस को बोलेंगे तो जब हमारे पास रेजिस्टेंस का डिफिनेशन याद है, घटाता और बढ़ाता है। जो हमारे पास चार्ज के फ्लो को रोक दे, सीधा सिंपल, जो मूवमेंट ऑफ चार्ज रोक दे वही तो रेजिस्टेंस है। अब यहां पे रेजिस्टेंस कब कैसे जनरेट होगा, इस केस में और इस केस में कैसे जनरेट होगा वो थोड़ा सा समझना। यहां पे हमारे पास जैसे अगर हम मेटालिक में बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा समझना। ये जो हमारे पास क्या होगा, इस पे पॉजिटिव न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसके पास मान के चल रहे हैं कि ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा जो हमारे पास फ्री है। यही क्या होगा कि ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे एटम होंगे। यहां से सिंपली क्या होगा कि इसके जगह पे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके जगह पे आगे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर इसके जगह पे फिर आगे मूव करता चला जाएगा। अगर इसी तरह मूव करते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यही मूव करने लगेंगे, तो फ्रीली मूव करेंगे तो हमारे पास चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी है सो फ्लो होना स्टार्ट होता है। अब इस पे समझना, ये जो पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको बोला जाता है कर्नल। कर्नल वो पुलिस वाला आर्मी वाला कर्नल नहीं है, ये सिंपली इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव कर रहा था उसको छोड़ करके जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कर्नल्स। अब ये जो कर्नल है वाइब्रेशन शो करेगा। अब यहां से समझना कि अगर मान के चलो कि अगर हम इस टाइल्स पे चल रहे हैं, यहाँ हर एक देखोगे हर एक स्क्वायर बना हुआ टाइल्स का। अब ये अगर हमारे पास स्टेशनरी रहेगा तो हम हर एक टाइल्स पे इजिली मूव कर पाएंगे। अब मान के चलना ये टाइल्स, अब ये हॉरर मूवी देखे हो,
ये टाइल्स अब ऐसा उड़ गया है, यहाँ पे है, हवा पे है, अब ये फ्लोट कर रहा है, स्टेशनरी नहीं है, तो मेरा मूवमेंट फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लो होगा। अगर स्लो हो रहा है तो मेरा फ्लो को क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो अगर ये खुद वाइब्रेट करने लगे, ये पॉजिटिव चार्ज अगर खुद वाइब्रेट करने लगे तो वाइब्रेशन होगा, तो हमारे पास क्या होगा? मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का रुक जाएगा। क्या बात समझ में? तो यहां से हमारे पास यहां पे क्या होता है? वाइब्रेशनल ऑफ कर्नल के कारण रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, या ऐसा बोल सकते हैं अगर इतना ना हो तो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स के कारण, एटम के वाइब्रेशन के कारण हमारे पास जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। यहां पे क्या होता है? आयन आयन, अब मान के चलो कि जैसे आयन और आयंस जो है कैटायन या एनायंस ही होंगे। अब कैटायन एनायन मान के चलो तुम्हारा ड्राइवर है, अगर मान के चलो सब ड्राइवर एक जगह गुड बना के सब बैठ गया और बात कर रहा है, तो तुमको ट्रांसपोर्ट तुम्हारा जो, या तुम खुद ट्रांसपोर्ट हो रहे हो या तुम किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हो, वो होगा? नहीं होगा। मगर अगर मान के चलो कि सब ड्राइवर में ऐसा कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से, अगर कोई लेना देना नहीं है तो आएगा अपना सामान उसका भरेगा और जाएगा, किसी से बात उत नहीं करेगा। तो अगर हमारे पास आयन चार्ज का, हमारे पास चार्ज कैरियर है, तो इस केस में क्या होना चाहिए? इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि आयंस के बीच जो अट्रैक्शन होगा उसी को बोलेंगे आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो होना चाहिए कम, कि आयन और आयन के बीच अट्रैक्शन कम होना चाहिए। अगर अट्रैक्शन कम होगा तो वो आपस में जुटने के बजाय माइग्रेट करना बेहतर समझेंगे, और माइग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? इजीली करंट फ्लो होगा। अगर हमारे पास इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो आपस में हो जाएगा, चार्ज कम फ्लो होगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या ये दोनों बात समझ में आया? रेजिस्टेंस वाला, इसमें क्या होगा? वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स, और इसमें क्या होगा? हमारे पास इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा? रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। क्लियर? resistance arises due to vibration of atom, या फिर क्या लिखोगे? कर्नल। एटम के वाइब्रेशन के कारण या कर्नल्स के वाइब्रेशन के कारण हमारे पास रेजिस्टेंस अराइज होता है। और इसमें क्यों रेजिस्टेंस अराइज होगा? ड्यू टू इंटर आयनिक resistance arises due to inter-ionic force of attraction। क्या बात समझ में आया? दूसरा समझना, टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होगा? आपने पढ़ा होगा, कम से कम तो ये याद होगा, 10th का ही है लास्ट, कि मेटल में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, वायर अगर हीटिंग होगा, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? अरे बोलो जल्दी, सीधा सिंपल, जल्दी बोल। बढ़ेगा। तार जब गर्म होता है तो कम इलेक्ट्रिसिटी होगा, सीधा समझना। टेम्परेचर हाई होगा तो एनर्जी ज्यादा या कम? अरे टेम्परेचर हाई होगा तो एनर्जी ज्यादा या कम? एनर्जी ज्यादा। इसमें किसी को कोई दो मत की बात तो नहीं है? अरे हाँ सही है, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, सीधा सिंपल सी बात है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है और एनर्जी हाई होगा, तो अगर एनर्जी हाई है तो वाइब्रेशन कम होगा या वाइब्रेशन लो होगा? जो आइटम्स हमारे पास वाइब्रेट कर रहा था, अगर उसकी एनर्जी बढ़ा दोगे तो वो क्या होगा? वाइब्रेशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो वाइब्रेशन के कारण ही तो रेजिस्टेंस अराइज हो रहा था, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसमें हम क्या बोलेंगे कि अब इसमें क्या होगा वो थोड़ा सा समझना। ये जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये आयंस तो फ्री नहीं होंगे, या तो मोल्टेन स्टेट में होंगे या तो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होगा, या तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास मेल्ट डाउन करवा रहे हो तो उसमें होगा।
तो उसी केस में, दो ही केस में हमारे पास फ्री आयंस क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास फ्री आयंस क्रिएट हुए हैं तो अब यहां से देखो टेम्परेचर यहां पे बढ़ाओगे तो यहां पे भी एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो आयंस की मूवमेंट होगा, मोबिलिटी जो होगी, या हमारे मोबिलिटी ही बात करेंगे, अगर एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर एनर्जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटम्स ट्रैप है तो वो वाइब्रेट करेगा, और यहाँ पे क्या है, एटम्स हमारे पास या तो मोल्टेन स्टेट में, मतलब लिक्विड स्टेज में है, आयंस लिक्विड स्टेज में है, तो लिक्विड में मूवमेंट होगा। तो अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो मूवमेंट ज्यादा होगा, अगर मूवमेंट ज्यादा होगा तो आयंस अगर ज्यादा मूव करेंगे तो आयन ही तो चार्ज कैरियर थे। मान के चलो कि जो गाड़ी था, जो हमारे पास व्हीकल है, व्हीकल का स्पीड अगर बढ़ जाए, अगर व्हीकल का स्पीड बढ़ जाएगा तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट का नंबर बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। अगर तुम्हें देखना है इस चीज को समझना कि अगर हम मान के चलो एक चम्मच हमने पानी में डाला, एक चम्मच नमक डाला पानी में, उस समय उसने तुमने कंडक्टेंस मेजर किया और उस समय रेजिस्टेंस मेजर कर लिया। क्लियर? रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, कंडक्टेंस, या रेजिस्टेंस मेजर करो या कंडक्टेंस मेजर करो। उसके बाद क्या करो, उस पानी को गर्म कर दो, और जब गर्म करोगे तो उस समय उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो वहां से सिंपली क्या होता है कि जब गर्म पानी करोगे तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है तो हमारे पास रेजिस्टेंस घट जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? रेजिस्टेंस decreases with increase in temperature। लिखिए, सी इसको के कर लेना, के से स्टार्ट होगा, सी से नहीं, KERNEL, कर्नल। टेम्परेचर वाला हो गया, और एक छोटा सा एक पॉइंट बचा हुआ है, लिख लिए। एक छोटा सा और पॉइंट देखो, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मेटल्स, जैसे अगर हमारे पास कॉपर का वायर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, तो अगर जब हमारे पास 1 साल 2 साल जितने साल लेना है उसके बाद अगर हम निकालेंगे, क्या कॉपर का वायर कॉपर ही रहेगा या आयरन का बन जाएगा? कॉपर का ही रहेगा। मतलब हमारे पास जब मेटालिक कंडक्टर होता है तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बाद कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा। There will no change after conductance, after conductance of electricity। दूसरा, इस पॉइंट को समझना, जब हमारे पास, जैसे इसी चीज को थोड़ा सा किसमें सिल सकते हैं, नहीं इसमें नहीं आएगा, जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा, तो अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दोगे तो केमिकल चेंज होने देखने को मिलेगा। जैसे अगर NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, तुमको एक इंड पे क्या दिखेगा कि तुम्हारा एक ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का ऐसे धुआं निकलते दिखेगा। वो क्या है, क्लोरीन निकलने लगेगा। तुमने तो क्लोरीन Cl- डाला था, Cl2 थोड़ी डाला था, तो Cl- चेंज हो जाता है Cl2 में, तो यहां पे क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज विल अकर, और केमिकल चेंज होगा तो नया कंपाउंड्स फॉर्म होगा। ये सब तो लिखने की कोई चेंज, उसको कोई जरूरत नहीं है।
इतनी बातें हैं। और एक और है कि आगे अभी तुमने पढ़ा नहीं है, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें फराडे लॉ अप्लीकेबल नहीं होता और इसमें अप्लीकेबल हो जाता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। अगर तुम्हें इतना पॉइंट्स अगर इनफ नहीं लग रहा तब वो लिख देंगे, और इतना इनफ है तो फिर हो जाएगा। ये थियोरिटिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके नीट के आइएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलो हो गया, बढ़ें आगे। अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो यार, एक पॉइंट बढ़ जाएगा भूल जाओगे तो। इट डोंट ओबे फराडे लॉ, और इसमें लिखना इट ओबे फराडे लॉ। एक छोटा सा पॉइंट्स ऐड कर लो। ओम्स लॉ याद है? इट्स ओबे फराडे लॉ और इट्स डोंट ओबे फराडे लॉ, बस। हाँ, FARADAY। चल बढ़े आगे। अच्छा, रेजिस्टेंस का हमारे पास यूनिट क्या होता है? इसी तरह कुछ और बोल। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। बहुत अच्छा है, बढ़े आगे। अब हमारे पास सम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सबसे पहला यहां से देखो हमारे पास क्या क्या पढ़े थे वो से देखना। आपने एक पढ़ा था V इज इक्वल्स टू IR, क्या यही था हमारे पास? ओम्स लॉ। V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या था? करंट। R क्या था? रेजिस्टेंस। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट था हमारे पास वोल्ट, करंट का और रेजिस्टेंस का ओम। ये लिख लेना, वेयर V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट और R जो होगा वो रेजिस्टेंस है हमारे पास। अब नेक्स्ट यहां से देखना हमारे पास रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे वो देखना। रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, वो रेजिस्टेंस हमारे पास दो तीन टर्म्स हैं। एक तो रेजिस्टेंस हमारे पास सीधा जो आपने 10th में पढ़ा था कि अपोज करने का, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को जो अपोज करेगा वही हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे हमारे पास हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास चेंजेस आएगा। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टिविटी ऑफर बाय वो यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, उस चीज पे आएंगे। और वहां से हम लोग ये जो पढ़े हैं वो हमारे पास काम नहीं आएगा, मगर हम उसके अलावा दूसरा टर्म से इसको एक्सप्लेन करेंगे, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, और फिर हम लोग समझेंगे कंडक्टिविटी भी।
चलो यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस, आपने क्या क्या पढ़ा था वो थोड़ा सा देखिएगा। आपने यहाँ से देखा था R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए, यही पढ़ा था। और हमारे पास सब कर ही देते हैं, R तो क्या है रेजिस्टेंस, हमारे पास रो क्या था रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी हमारे पास L क्या है लेंथ ऑफ वायर पढ़े थे, और A क्या था हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो बोलना चाहोगे। अब यहां से समझना इस चीज को। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्यूब हम लोग बना रहे हैं, कंसीडर करना ये हमारे पास काइंड ऑफ क्यूब ही है। अगर ना लग रहा हो लेंथ ब्रेथ तो अपने कॉपी में ऐसा बनाइएगा कि लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास सेम हो जाए। अब यहां से समझना हर यूनिट जो है हमारे पास, ये जो एरिया है वो 1 यूनिट का होगा, या 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर लो, 1 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो 1 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास जो हाइट भी है वो 1 सेंटीमीटर। अब यहां से देखना, अगर हम यहां से इस शेड में सॉरी अगर हम इस वाले की बात करें, या कोई भी एक फेज ले लें, कोई भी एक फेज लेंगे तो एरिया बराबर क्या होता था लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम यहां से बात करें एरिया, एरिया स्मॉल ए से इंडिकेट कर रहे थे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, और हमारे पास लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा अब हमारे पास देखना, यहां पे हमारे पास लेंथ, जो लेंथ भी है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। तो अब यहां से अगर इसमें रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें, यहां से देखना रेजिस्टेंस बराबर क्या लिख सकते हैं रो, लिख सकते हो। अब हमारे पास लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, हमारे पास एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हम इसको इस कंटेनर में समझ सकते हैं कि लेंथ हमारे पास 1 सेंटीमीटर, हमारे पास एरिया भी कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर सब कुछ है तो ये इसका वॉल्यूम कितना होगा। अगर इसका हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 ml। अगर हमने 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें भरा, या 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया, तो उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्योंकि इस केस में R और क्या हो जाएगा, R और हमारे पास रो दोनों क्या हो जाएगा सेम। तो सीधा सिंपली कुछ नहीं दिमाग लगाना कि 1 ml सॉल्यूशन के द्वारा, 1 ml किसका इलेक्ट्रोलाइट्स का, मेटल के का इसमें ये नहीं लगेगा, मेटल के केस में नहीं लगेगा। हमारे पास इस केस में 1 ml जो होगा वो लिक्विड है ना, मेटल थोड़ी लिक्विड करोगे। हमारे पास यहां पे सीधा सिंपल कि 1 ml द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा उसी चीज को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, या फिर हमारे पास रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं उसी चीज को। दोनों में कोई अंतर नहीं, पहले इतना लिख लीजिए। अच्छा 1 मिनट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर हम बात कर चुके थे, अच्छा रेजिस्टेंस और तुमने पढ़ा है कंडक्टेंस, एक रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। पहले इतना लिख लो यार, एक ही बार में सब कुछ करवा देंगे, फिर छोड़ता हूँ, लिख लो एक बार इतना। क्या चे लेंथ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वायर होगा
रेजिस्टेंस में अगर एक लाइन लिखना चाहोगे तो उस केस में लिख लेना, क्या लिखना था, द अमाउंट सॉरी अपोज ऑफ द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज रेजिस्टेंस, अगर लिखना चाहोगे तो। हो गया, हो गया, जल्दी करो। चलो यहां से देखना, अब हमारे पास रेजिस्टेंस जो अपोज करेगा इलेक्ट्रिसिटी को वही हमारे पास रेजिस्टेंस, और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर बाय 1 ml, 1 ml को जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ क्या गया, अगर 1 लोगे तो आर और हमारे पास रो दोनों बराबर हो गया, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टिविटी दोनों क्या हो गया, बराबर। अब ये कब हुआ, जब 1 सेंटीमीटर लेंथ रखोगे और एरिया कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब अगर ये डायग्राम से समझे तो वॉल्यूम कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। तो या तो रेजिस्टेंस, यही चीज बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफर बाय 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफर बाय 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक solution is known as resistance, सॉरी रेजिस्टेंस तो ऊपर लिख चुके हैं, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, resistance offered by 1 ml electrolytic solution is known as resistivity. अब यहां से देखो, रेजिस्टेंस का जस्ट रिसिप्रोकल जो होता है वो हमारे पास होता है कंडक्टेंस, कि जितना हमें अगर जितना इलेक्ट्रिसिटी अपोज कर रहा होगा फ्लो होने से, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। और उसी चीज का अगर हम उल्टा कर दें, अगर उल्टा कर देंगे तो अब अपोज को क्या होगा, जो फ्लो करने में मदद करे, तो वही हो गया हमारे पास कंडक्टेंस। अब दूसरा हो जाएगा कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का जो रिसिप्रोकल होगा उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्लियर। अब यहां से आगे देखना, ये लिख लिए हो। अब हमारे पास सबसे पहला रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी देख लिए हो, तो अब देखना हमारे पास पहला तो कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या, कंडक्टेंस को हम लोग जी से दिखाते हैं। अब यहां से देखो, कंडक्टेंस इज ए रिसिप्रोकल, इट इज अ रिसिप्रोकल, it is reciprocal of resistance, रिसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का। तो हमारे पास लिख सकते हैं कि कंडक्टेंस जो G होगा वो 1 बाय हमारे पास क्या होगा, R होगा। अब देखो यहां से रेजिस्टेंस का हमारे पास यूनिट क्या होता है, अगर यूनिट की हम बात करें तो अगर यहां से देखना G बराबर, रेजिस्टेंस का यूनिट अभी क्या बताए, ओम। तो अगर हमारे पास, तो यहां से कंडक्टेंस का जो यूनिट हो जाएगा G बराबर जो होगा वो हमारे पास क्या लिखोगे, पर ओम लिखोगे। अब इसको एक और नाम से देखो, इसको तो एक और ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ओम का सिंबल था,
तो पर ओम हो जाएगा, या फिर इस जो ओम लिखे हो उसी को उल्टा कर दो, महो, महो यूनिट हो जाएगा हमारे पास कंडक्टेंस का। दूसरा आप देखना, हमारे पास था दूसरा कंडक्टेंस हो गया, दूसरा कंडक्टिविटी। अरे ये सब पढ़ चुके थे, नहीं पढ़े थे? 10th में नहीं पढ़े थे? उल्टा करना, महुआ नहीं लिखे हैं। दूसरा हमारे पास कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होगा? जैसे देखो हमारे पास ये भी रिसिप्रोकल होगा हमारे पास रेजिस्टिविटी का, 1 बाय जो R लिख रहे थे, जैसे 1 बाय R लिख रहे थे तो कंडक्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का जो उल्टा होगा वो कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होगा वो कंडक्टिविटी। या फिर उसी चीज को बोलेंगे जैसे रेजिस्टिविटी का क्या बोले थे, रेजिस्टेंस ऑफर बाय 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कंडक्टेंस ऑफर बाय 1 ml सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टिविटी। जैसे अगर अभी यहां से देखो आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, R इज इक्वल्स टू रो, हमारे पास L बाय A, हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाय R इज इक्वल्स टू 1 बाय हमारे पास रो हो जाएगा, सॉरी ये हमारे पास, ये अगर उल्टा करें तो ये ऊपर चला जाएगा, रो सॉरी A ऊपर चला जाएगा और हमारे पास रो और L नीचे आ जाएगा। तो ये वो हमारे पास यहां से थोड़ा सा देखना, ये 1 बाय रो इनटू हमारे पास A बाय L, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहां से देखो 1 बाय R को क्या बोल रहे थे, कंडक्टेंस। अब देखो यहां से हमारे पास जो 1 बाय रो को बोलते हैं वो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो K से इंडिकेट करते हैं क्योंकि उसको बोलते हैं कप्पा। अब यहां से देखो ये A बाय L, ये टर्म्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो अब A बाय L क्या है वो समझना, अगर हमारे पास कोई भी बैटरी होगा, ये A क्या होता है, ये एरिया होता है, एरिया होगा और ये L हमारे पास लेंथ। अब जब हम बात करते हैं किसी भी बैटरी में, या वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या कोई भी सेल हो, कोई मतलब नहीं, गैल्वेनिक हमने बताया 2 तरीका का सेल होगा, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दोनों में क्या होता है कि अगर बैटरी का आप देखोगे तो इलेक्ट्रोड्स नजर आएगा घर में, अगर या पुराना कभी बैटरी खोल के देखे हो जिसमें पानी भरते हो, वो वाली बैटरी की बात कर रहा हूं, तो उसमें प्लेट्स नजर आएंगे, प्लेट्स नजर आ जाएंगे। तो ये प्लेट्स अगर नजर आएंगे तो यहां पे क्या होगा, ये जो ये हमारे पास क्या होगा, एरिया होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, उनके बीच लेंथ। अरे क्या कर रहे हो रे? किसी भी सेल में क्या होता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होंगे और इलेक्ट्रोड्स का कुछ एरिया होगा, और वो जो अब दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होगा हमारे पास एनोड और एक होगा कैथोड। ये तो बैटरी में पता है, एक पॉजिटिव इंड एक नेगेटिव इंड। दूसरा ये जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो प्लेट होता है और उस प्लेट के बीच सेपरेशन होता है, तो ये लेंथ हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया हो गया। तो किसी भी बैटरी में हमारे पास इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया होगा और उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो फिक्स होगा। अगर हमारे पास जो जैसे यहाँ पे जो बैटरी रखा हुआ है या तुम्हारे घर में जो बैटरी रखा होगा, वो ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग हर दिन का अलग अलग साइज का हो जाएगा, नहीं, उसमें जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होगा वो सेम एरिया का होगा, उनके बीच सेपरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो एक पार्टिकुलर सेल के लिए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सॉरी ये हमारे पास इनटू, अच्छा यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इसको पहले तो उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 बाय रो बराबर क्या लिख सकते हो वो ध्यान से देखना, 1 बाय रो हमारे पास कंडक्टिविटी को करना है, तो 1 बाय रो बराबर ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 बाय आर ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा एल और नीचे आ जाएगा ए। ये 1 बाय रो हमने एक साइड रखा, एल ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। अच्छा ये 9 नहीं है, बाद में तुम लोगों को लगे ये ए है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये 1 बाय रो को क्या बोल रहे थे, कंडक्टिविटी, जिसको कप्पा से इंडिकेट कर रहे थे। 1 बाय आर को क्या बोल रहे थे,
कंडक्टेंस इसको रिप्रेजेंट करेंगे G से, और ये जो लेंथ और हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया होगा किसी भी बैटरी का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसको बोलेंगे G स्टार। G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। तो किसी भी एक पार्टिकुलर सेल के लिए उसके क्रॉस सेक्शन एरिया और हमारे पास इलेक्ट्रोड का जो लेंथ होगा, इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो लेंथ होगा वो फिक्स होगा। तो यहां से हमारे पास वेयर K इज हमारे पास 1/ρ, और यही क्या है, कंडक्टिविटी। और हमारे पास G तो पहले से पता चल गया, लिख चुके हैं, कंडक्टेंस। और G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। लिख लीजिए इतना, उसके बाद एक लाइन लिखवाएंगे। अब सेम जैसे हमने अब रजिस्टिविटी को डिफाइन किया था, अगर लेंथ हम 1 रख लेंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हमने 1 रख लिया तो फिर वही आ जाएगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो और लेंथ 1 सेंटीमीटर हो तो एक क्यूब बनेगा फिर से 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर का जो वॉल्यूम आएगा, जो 1 सेंटीमीटर का जो वॉल्यूम आएगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। तो जो रेजिस्टेंस हमारे कंडक्टेंस जो ऑफर किया जाएगा 1 ml सॉल्यूशन के द्वारा, वही क्या कहला जाएगा, कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या है, 1/r, मतलब रिसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी भी क्या है, 1/ हमारे पास रो। इसको ऐसा लिख लेना, ये 1, अच्छा नहीं यहां पे तो लिख ही चुके हो। और ये कंडक्टिविटी को K जो होता है, K को बोलते हैं कप्पा। जोर से बोल। जैसे ओम है ना ये सिंबल का, उसी तरह K जब लिख रहे हैं तो वो होता है कप्पा, बप्पा नहीं है वो। हाँ सॉरी, लिख लिया, लिखिए। कंडक्टेंस ऑफर बाय 1 ml, conductance offered by 1 ml electrolytic solution, conductance offered by 1 ml electrolytic solution, conductance offered by 1 ml electrolytic solution is known as conductivity of cell। ये लिख लियो ना कप्पा वाला, वरना लिख सकते हो कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा, ब्रैकेट में K लिख लेना।
चलो अब यहां से समझना। नेक्स्ट अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है मोलर कंडक्टेंस और एक है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस पहले समझना। मोलर कहने का मतलब क्या होता था? मोलारिटी। मोलारिटी कहने का, मोलारिटी अगर होता था तो मोलारिटी अगर हम 1 रखें, मोलारिटी अगर 1 रखें तो हमारे पास सीधा सिंपल कहने का मतलब क्या होता है मोलर कंडक्टेंस का, कि अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें 1 मोल अगर हम डालें, 1 मोल डालें 1 ml सॉल्यूशन में, एक किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर 1 मोल डाल रहे हैं हमारे पास सॉल्यूशन में, तो 1 मोल जितना कंडक्टेंस ऑफर करेगा वही क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टेंस। क्या बात समझ में आया? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का कितना? 1 मोल। 1 मोल जो कंडक्टेंस ऑफर करेगा उसी को क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टेंस। क्या बात समझ में आ गया? अच्छा, यहां से दो चीज समझना। मोलर कंडक्टेंस, अब यहां से थोड़ा सा एक चीज समझना कि जब कंडक्टेंस हम लोग यूज करेंगे तो दो चीज के लिए यूज करेंगे। एक तो हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट्स कितना ऑफर कर रहा है कंडक्टेंस, और दूसरा एक इंडिविजुअली कितना हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस चीज को समझना। जैसे अगर हम यहां से NaCl डाल रहे हैं, NaCl डाल रहे हैं तो ये पूरा कुछ हमारे पास Na इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कुछ Cl करेगा। ओवरऑल को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस यूज करेंगे तो आपने ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में पढ़ा होगा वेवलेंथ लैम्डा, ये है कैपिटल लैम्डा। तो कैपिटल से हम लोग इंडिकेट करेंगे। मगर जब इंडिविजुअली आयंस की बात करेंगे कि सोडियम ने कितना कंडक्ट किया या क्लोरीन ने कितना कंडक्ट किया, तो अगर आयंस का अगर कंडक्टेंस अगर हमें करना है तो उसके लिए स्मॉल लैम्डा यूज करेंगे। ये कैपिटल लैम्डा है, उल्टा भी बना दो कैपिटल लैम्डा, और ये लैम्डा तो देख ही रहे थे। क्लियर इतनी बातें? चलो, तो ये याद रखना कि स्मॉल लैम्डा जो यूज किया जाएगा वो आयन के कंडक्टेंस के लिए यूज किया जाएगा, और कैपिटल लैम्डा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, कि ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, इसको जो अब यहां से जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स का होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास कैपिटल M और लैम्डा, और उसके बेस में सिर्फ स्मॉल m इंडिकेट करेंगे, वो बस मोलर को बताएगा और कुछ नहीं। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस ऑफर बाय, कंडक्टेंस offer by 1 mole of electrolytes. 1 mole of electrolytes is known as molar conductance. अब यहां से समझना, थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दे ले। यहाँ देगी तो नीट निकल सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल सकता है, मोबाइल तो इसके बाद भी यूज कर सकती है। थोड़ा सा पेशेंस रख। अब देखो यहाँ से मोलर कंडक्टेंस, ये एक काइंड ऑफ कंडक्टेंस ही तो है। तो कंडक्टेंस को अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर कंडक्टेंस को हम बोल सकते हैं जो हमारे पास कंडक्टिविटी के बराबर होगा अगर 1 ml लेंगे तो। अगर हमारे पास 1 ml लेंगे तो कंडक्टिविटी के बराबर होगा। अगर हमने 2 ml लिया तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 3 ml लिए तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हमारे पास V वॉल्यूम लेंगे तो ये V ml में लिखेंगे, बस ये लीटर में मत लिखना, क्योंकि क्या कंसिडर कर रहे थे कि 1 ml के द्वारा जो ऑफर किया जाएगा कंडक्टेंस वो हमारे पास कंडक्टिविटी। तो अगर हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है, अगर 1 मोल को अगर 1 ml में डालेंगे तो हमारे पास कितने बराबर होगा? कप्पा के बराबर। मगर अगर हमारे पास 2 ml में हम 2 ml ले लिए, 3 ml ले लिए, तो जितना ml लेंगे उतना हमारे पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा। क्या ये बात समझ में आया? एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या आएगा वो थोड़ा सा समझना। जब हम मोलारिटी की बात करते हैं, इस चीज को समझना, जब किसी का सॉल्यूशन का अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास वो सॉल्यूशन 2 मोलर है, जब सॉल्यूशन 2 मोलर बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया
किसी की मोलारिटी हम बोल रहे हैं 2 मोलर है, तो इसका मतलब हा? किसी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन होगा, हम बोल रहे हैं उस सॉल्यूशन की मोलारिटी 2 मोलर है, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? 2 मोल सॉल्यूट 1 लीटर में डिसॉल्व है। क्या बात समझ में आया? कि अगर किसी की मोलारिटी जितना भी लिख रहे हो, ए बी सी डी जो भी नंबर्स रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसका मतलब क्या होता है? जैसे मोलारिटी बराबर सीधा सिंपली क्या लिखते हो? एन बाई वी। तो अगर मोलारिटी जब तुम 2 लिख रहे हो तो ऐसा इसको लिख सकते हैं 2/1, कोई फर्क? तो ये 2 हमारे पास क्या था? एन बाई वी था। 2 हमारे पास 2 मोल, ये वॉल्यूम 1 लीटर, तो ये क्या है कि कितना मोल्स 1 लीटर में डिसॉल्व है। अगर 3 मोलर लिखते तो मतलब क्या होता? 3 मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व है 1 लीटर में। क्या बात समझ में आया? अब यहां से इस चीज को थोड़ा सा, यहां पे हमारे पास वॉल्यूम था, अब इस वॉल्यूम को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं हमारे पास मोलारिटी के टर्म्स में, क्योंकि टर्म्स क्या लिख रहे हैं? मोलर, तो मोलारिटी आना चाहिए। जनरली इस पे बेस क्वेश्चन नहीं आएगा, बोल देगा, एक क्वेश्चन दे देगा कि हमारे पास इतना मोलारिटी है, मोलारिटी है, उसका हमारे पास कंडक्टिविटी दे देगा और आपको पूछेगा कंडक्टेंस। अब इस चीज को थोड़ा समझना, हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं कि 1000 ml में, 1000 ml में हमारे पास 1000 ml कंटेन m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे अगर मोलारिटी हम क्या मान रहे हैं? m, तो अगर मोलारिटी m कंसीडर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? n बाय हमारे पास v, तो m के नीचे तो 1 लिख सकते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि m मोल्स हमारे पास सॉल्यूट क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि कंडक्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोग यहाँ पे बस शुरू में ही पढ़ना था मेटालिक, उसके बाद कहीं भी मेटल्स की बात नहीं करना, सब बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या है? ये मोलर, ये m जो होगा वो मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, ये 1 लीटर में डिसॉल्व है। अगर 1 लीटर को लिखना चाहेंगे तो 1000 ml लिख सकते हैं, तो वही लिखा हुआ है कि 1000 ml कंटेन m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? तो हमारे पास 1 ml कितना मोल्स कंटेन करेगा? ये हो जाएगा m बाय हमारे पास क्या हो जाएगा? 1000। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब यहां से देखो, हमारे पास जो कंडक्टेंस था वो क्या था कि सॉरी, मोलर कंडक्टेंस को बोल सकते हैं कि 1 ml के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर किया जाएगा, 1 मोल के द्वारा जो 1 ml के द्वारा जो कंडक्टेंस ऑफर किया जा रहा था वही मोलर कंडक्टेंस है। तो 1 ml में हमारे पास कितना मोल्स आ गया? 1 ml में इतना मोल्स है, तो हम मोल्स को ही क्या कर रहे थे कि कितना मोल्स कंडक्ट कर रहा है। एक जो सॉल्यूशन में ले रहे थे वो हमारे पास 1 मोल का ले रहे थे, तो 1 मोल को, ठीक है, नहीं 1 मोल को नहीं लेंगे, सॉरी, हमारे पास अगर 1 मोल होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 मोल होगा तो 2 से। यहां पे हमने बोला था कि अगर हमारे पास जो 1 ml है तो वही हमारे पास कंडक्टेंस आ जाएगा, अगर हमारे पास 2 मोल होगा तो 2 मोल के बेसिस पे। अब हमने क्या कर दिया कि 1 ml में अगर हमारे पास 1 ml में जो कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टिविटी के बराबर, मगर हमारे पास 1 मोल नहीं रहा, अब ये इतना मोल हो गया। तो अब ये जो फॉर्मूले में है वो मोलर कंडक्टेंस बराबर के बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर हमारे पास 1000 आ जाएगा, नीचे हमारे पास m आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार लिख लीजिए, फिर से एक बार समझाऊंगा, पहले एक बार लिख लीजिए। एक मिनट रुक जाना, इसमें चेंज ही कर देते हैं, ये इससे आसान तरीका हो जाएगा। रुक जाना, यहाँ तक लिख लिए थे, इसको और थोड़ा सा आसान कर देते हैं, बेहतर हो जाएगा। हमारे पास ये m मोल्स, अगर मोलारिटी, इफ पहला एक लाइन लिख लो, इफ मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज m,
ये मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या कंसिडर करें, हम m कंसिडर कर रहे हैं। अगर m कंसिडर करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि m मोल ऑफ, उसी चीज को बस उल्टा लिख रहे हैं ताकि बेहतर समझ में आए, कि m मोल ऑफ सॉल्यूट, m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स डिजॉल्व इन कितना में हमारे पास डिजॉल्व है, 1000 ml में। तो अगर हमारे पास एक मोल कितने में डिजॉल्व होगा, एक मोल जो डिजॉल्व होगा वो कितने में डिजॉल्व होगा, 1000 हमारे पास बाय m आ जाएगा। अब यहां से देखना इस चीज को, हमारे पास ये एक मोल के ही द्वारा तो कितना कंडक्टेंस ऑफर किया जाएगा, उसी को तो बोल रहे थे मोलर कंडक्टेंस। यहां पे हमारे पास हमने सिंपली क्या कर दिया कि एक मोल अब कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है, हमारे पास क्या था मोलर कंडक्टेंस, फिर से समझना, मोलर कंडक्टेंस क्या था, एक मोल के द्वारा कितना कंडक्टेंस ऑफर किया जा रहा है, वही है मोलर कंडक्टेंस। तो हमने ये पता कर लिया कि अगर किसी की मोलारिटी m है तो एक मोल कितने में डिसॉल्व होगा। तो हमने पहला कंसिडर किया कि मोलारिटी m है, तो अगर m है तो m मोल्स हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, वो कितने में डिसॉल्व होगा, 1000 ml मतलब 1 लीटर में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने यहां से यही पता कर लिया कि एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, कि एक मोल हमारे पास कितने में डिसॉल्व होगा। यहां वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं, यही तो बात कर रहे थे ना कि एक मोल के द्वारा कितना कंडक्टेंस ऑफर किया जाएगा। तो हमारे पास ये पता कर रहे हैं कि एक मोल हमारे पास कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व होगा, और यहां पे वॉल्यूम को रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आया। तो एक मोल हमारे पास कितने में डिसॉल्व होगा, 1000 बाय m में। तो 1000 बाय m हमने कर दिया, या फिर वो जो 1 ml वाला था वो भी कर सकते थे, ये थोड़ा ज्यादा आसान है। तो हमने डायरेक्ट वॉल्यूम का वैल्यू ही निकाल लिया कि वॉल्यूम है कितना, और ऊपर वाले इक्वेशन में डायरेक्ट हमने पुट कर दिया। अच्छा इक्वेशन तो लिखा नहीं, तो नीचे वाले इक्वेशन में लिखो, पहले इतना लिख लो। पुराना स्टेटमेंट भी रख सकते थे या ये वाला भी, और यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा यही हमारे पास क्या है, वॉल्यूम का वैल्यू। तो अब हम यहां से मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकते हैं कि एक मोल जो डिसॉल्व है वो कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है, 1000 बाय m, और m हमारे पास क्या है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे मान चुके पहले से, तो अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, वेयर m इज इक्वल्स टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा हमने कंडक्टिविटी का यूनिट बताया था, रेजिस्टेंस का बताया था, कंडक्टिविटी का बताया है, रुक जाओ, कंडक्टिविटी का यूनिट नहीं, रेजिस्टेंस का हमने किया था, कंडक्टिविटी का नहीं किया। यहां से देखो कप्पा, अरे वो सिर्फ ये के को क्या लिखते हैं वो प्रोनाउंसिएशन है, ये यूनिट नहीं है। वन कप्पा से रिप्रेजेंट करेंगे कंडक्टिविटी को, यहां से समझना। यहां से क्या क्या एक छोटा सा उसमें ऐड कर लेना वरना छूट जाएगा। अब यहां से देखो ये आर का यूनिट, सॉरी जी का यूनिट क्या हम लोग यहां से निकाले थे, पर ओम, या फिर हमारे पास महो, हमारे पास ये हो जाएगा कप्पा का जो यूनिट होगा वो जी का क्या हो सकता है हमारे पास, महो। अब यहां से देखो ऊपर क्या होगा सेंटीमीटर, नीचे क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये हमारे पास सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या होगा? नेगेटिव। तो -2 + 1 क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? महो पर सेंटीमीटर। अब देखो महो और एक तो हमारे पास पर ओम लिख सकते हैं, और इसी चीज को एक और नाम से जाना था, साइमन। साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। यहां पे भी लिख लेना कि महो को एक और नाम से जाना जाएगा, साइमन, एस से इंडिकेट करेंगे। ये ऐड कर लो, उसके बाद फिर आगे वाले पे चलेंगे, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस में उसका यूनिट लिखना पड़ेगा और वो बार बार ये काम आएगा न्यूमेरिकल्स करने समय। वरना प्रॉब्लम क्या होता है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में ऐसा डिफरेंस नहीं निकालना पाओगे। अरे बस यहां पे एस लिखना है, लिखना एस क्या है? साइमन। हो गया। अब यहां से देखना, हमारे पास यहां पे यूनिट पे आ जाएंगे, मोलर कंडक्टेंस का क्या यूनिट होगा। इसके यूनिट पे अगर हम बात करेंगे यूनिट पर, तो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस बराबर है, कप्पा का क्या यूनिट हो गया? साइमन पर सेंटीमीटर। साइमन पर सेंटीमीटर। अब यहां से देखो, या तो ऊपर वाले पे या तो नीचे वाले पे, किसी पे भी ध्यान दो। अब अगर हम इस पे बात करेंगे, देखो 1000 तो 1000 है, ये हमारे पास कुछ है नहीं। देखो मोलारिटी को क्या डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास, ये मोलारिटी जो नीचे आएगा वो लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सेंटीमीटर लिखे हो और यहाँ पे हमारे पास लीटर, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब हमारे पास सेम यूनिट से चलोगे तो नंबर से तो कोई लेने देना है नहीं। तो 1 लीटर को 1000 हमारे पास क्या लिख सकते हो? ml, और 1000 ml मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 लीटर। अब यहां से इस चीज को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, हमारे पास ये आ जाएगा मोल। अब लीटर को क्या कर रहे हैं, हमारे पास 1000 सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो यूनिट में 1000 का कोई लेना देना है नहीं, इस 1000 को हम लोग भूल जाएंगे। हम लोग कन्वर्जन थोड़ी कर, हम लोग यूनिट पता करना है। अब यहां से देखो सेंटीमीटर क्यूब -3 हो, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 और 1, अच्छा सॉरी, ये पावर पहले से माइनस में 1 में था, सॉरी माइनस में रहेगा, ये -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +3, +3 में 1 घटेगा तो +2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? यूनिट जो आएगा वो साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और मोल ऊपर चला जाएगा तो पर मोल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? लिख लीजिए फिर। अच्छा, हमारा क्लास का टाइमिंग खत्म हो गया।